हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जोरावर क्लासेस में। और हम अपने नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को देखेंगे, लेकिन उससे पहले फिर से एक सूचना दे दूं आपको कि आप द जोरावर क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम प्ले स्टोर एंड यू कैन इनरोल इन द कोर्स। यानी कि जो कंटेंट कोर्स जो है जोरावर क्लासेस का जो आपको अवेलेबल है द जोरावर ऐप में, वो KVS PRT स्पेशल है। यानी कि KVS PRT का स्पेशल कोर्स है वो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं और अपनी स्टडीज़ को जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड उस कोर्स में जितने भी वीडियोस हैं उन सब वीडियोस को देखिए। CDP की वीडियोस जो है वो मैंने खुद तैयार की है, उनको देखिए। उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ही कॉन्फिडेंट फील होगा। आई होप सो, है ना। तो इसलिए आप कोर्स को देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। लेकिन फिर से कहूँगी कि आपकी इच्छा ही है, आपको जो ज़रूरी लगे आपको कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को देखेंगे। आज के जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो मिक्स ही हैं, मतलब ये कहूँगी कि मिक्स सीरीज़ है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक के साथ नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट मेक्स क्लासरूम टीचिंग मोर इंटरेस्टिंग इज। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो किसी भी क्लासरूम टीचिंग को बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है, वो इनमें से कौन सा होगा, ये आपको करना है। यानी कि कक्षा में पढ़ाई को और रोचक बनाने का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या होता है। अगर पढ़ाई चल रही है, किसी भी चीज़ की क्लास चल रही है, तो सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या होगा। कंटेंट ऑफ द टॉपिक, यानी कि जो भी टॉपिक है उसका कंटेंट क्या है। उसके बाद है लेसन प्लान, यानी कि आपकी पाठ योजना क्या है। उसके बाद टीचर की पर्सनालिटी, यानी कि शिक्षक का व्यक्तित्व। और उसके बाद D है टीचिंग मेथड्स। तो देखिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट मेक्स क्लासरूम टीचिंग मोर इंटरेस्टिंग, यहाँ पे आपके सामने कंटेंट है, लेसन प्लान है, टीचर्स की पर्सनालिटी और टीचिंग मेथड है। तो भाई लेसन प्लान और टीचर्स पर्सनालिटी को तो आप यहाँ से ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि टीचर की पर्सनालिटी का कोई मतलब नहीं होता कि लेसन इंटरेस्टिंग होगा कि नहीं होगा। उसकी पर्सनालिटी से नहीं होता, उसके पढ़ाने के तरीके से हो सकता है। उसके बाद है लेसन प्लान। तो लेसन प्लान जो होता है, लेसन प्लान एक आउटले होता है जिसके बेसिस पर आप पढ़ाने जाते हैं क्लास में। लेकिन वो पूरा लेसन प्लान जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये हम नहीं कहेंगे, जो क्लास को इंटरेस्टिंग बनाता है। देखो, इंटरेस्टिंग क्या बनाएगा, तो सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग है वो बनाएगा आपका टीचिंग मेथड। ठीक है, अब ये सारे एक बार मिटा देती हूँ। देखिए, टीचिंग मेथड आपका जितना अच्छा होगा उतनी ही आपकी क्लास जो है वो इंटरेस्टिंग बनेगी। अगर सपोज आपको एक हिंदी पढ़ा रहे हैं आप, है ना, हिंदी में कोई भी स्टोरी आने वाली है, किसी भी चैप्टर की स्टोरी है, आप उस स्टोरी को इतने इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाएंगे कि बच्चे जो आपकी लाइव ऑडियंस है, यानी कि आपके जो बच्चे हैं, वो कैच कर जाए उस चीज़ को, वो रिलेटेड समझें, है ना। स्टोरी टेलिंग की भी अपनी एक कला होती है। एक तो आप रफली जस्ट किताब में से पढ़ देंगे लाइन टू लाइन, और एक आप खुद एक्ट करके पूरे हाव भाव के साथ स्टोरीज पढ़ाएंगे, तो बच्चों का इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप होगा। तो हम कह सकते हैं कि टीचिंग मेथड जो होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो किसी भी क्लासरूम टीचिंग को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर D शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड का मतलब होता है प्रारंभिक बचपन की क्या विशेषताएं हैं, वो आपको बतानी है। देखिए, अर्ली चाइल्डहुड बेसिकली 3 से 7 वर्ष तक का बच्चा जो होता है वो अर्ली चाइल्डहुड की स्टेजेस में आता है। कहीं कहीं आपको 3 से 6 साल का बच्चा भी नजर आएगा, मतलब कई किताबों में, या फिर 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन बेसिक आइडिया आप ले लीजिए, 3, 4, 5, 6 साल का बच्चा जो होता है वो अर्ली चाइल्डहुड के स्टेज में होता है। तो आपको ये बताना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं। मीट एंड लर्न विद चिल्ड्रन ऑफ योर एज, मतलब अपने उम्र के बच्चों के साथ मिलता है और उनसे सीखता है। तो भाई इतनी मैच्योरिटी उस बच्चे के अंदर नहीं होती है। ईगोसेंट्रिज्म वैसे भी हावी होता है, यहाँ पर ये गलत होगा। एक्सेसिव क्राइंग एंड इनसिक्योरिटी, बहुत ज़्यादा रोना और इनसिक्योरिटी। तो देखिए, इनसिक्योरिटी या बहुत ज़्यादा रोना जो है ये आपका सेंसरी मोटर स्टेज का एग्जाम्पल है, या फिर हम कह सकते हैं इनफेंसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बच्चे रोते हैं और इनसिक्योर हो जाते हैं अगर उनके पेरेंट्स उनके सामने नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, डिजायर फॉर आइसोलेशन इन सोशल अपोजिशन। तो ये करने की भी बच्चे में अभी क्षमता नहीं होती है कि भाई वो सोसाइटी के रूल्स को जो है अपोज करेगा या फिर आइसोलेशन की भावना फील करेगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर D यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा कि यहाँ पे थोड़े बच्चे जिद्दी होते हैं, स्टबर्न होते हैं, डिसओबीडियंट होते हैं, अवज्ञाकारी होते हैं। अगर ये चीज़ चाहिए तो चाहिए है। अब मम्मी लेके गई है मार्केट में बच्चे को कपड़े दिलाने, बच्चा वहीं पर हर चीज़ को देखकर बिखर जा रहा है कि नहीं मुझे तो ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। थोड़े से अवज्ञाकारी और जिद्दी हो जाते हैं। होस्टाइल होते हैं, मतलब विरोधी होते हैं थोड़े से, है ना, नकारात्मक भी हो जाते हैं, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं। तो इंटरप्टेड, स्टबर्न, डिसओबीडियंट और होस्टाइल सारी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो अर्ली चाइल्डहुड बच्चों की है ना। तो चलो देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हेरिडिटी इज कंसीडर्ड एज ए डैश सोशल स्ट्रक्चर।
तो हेरिडिटी जो है वो कौन सा सोशल स्ट्रक्चर है ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर स्टैटिक है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है और डायनामिक है। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ, लेकिन रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि हम आई थिंक 1000 के अराउंड क्वेश्चंस होने वाले हैं आपके, कि 1000 क्वेश्चंस तो मैं करा चुकी हूँ सीडीपी की। अगर आप सीरीज उठाकर देखेंगे तो 98 वीडियोज़ तो आपको ऑलरेडी अवेलेबल होंगी वहाँ पर, और ये आई थिंक 99th वीडियो है जो मैं दे रही हूँ, और 10-10 क्वेश्चन की है, तो क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस हैं। लेकिन आपको ये देखना है कि आप कितने क्वेश्चन में सही कर पा रहे हैं, कितने में आपको याद हैं, कितने आपको नहीं याद हुए, तो ये आपके लिए है, प्रैक्टिस के लिए। तो देखिए हेरिडिटी यानी कि अनुवांशिकता की बात हो रही है। अब हेरिडिटी एंड जो आपका एनवायरनमेंट है, उन दोनों की जो डिबेट है वो हमेशा चलती रहती है, लेकिन हम सब मानते हैं कि 50-50 का रेशो होता है दोनों में, हेरिडिटी में भी और एनवायरनमेंट में भी। अब देखिए हेरिडिटी की बात हो रही है तो यहाँ पर स्टैटिक, प्राइमरी, सेकेंडरी और डायनेमिक ऑप्शंस है। तो देखिए हेरिडिटी क्या होती है, अनुवांशिकता को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे की ब्लू आइज हैं तो ब्लू ही रहेंगी, आप उसको जबरदस्ती ब्लैक नहीं बना सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि आप लेंसेज लगा सकते हैं, बट यू कैन नॉट चेंज द ओरिजिनल थिंग, ये कहने का मतलब है। तो हेरिडिटी की वजह से जो चीजें हमारे अंदर आती है हम उनको चेंज नहीं कर सकते हैं, हम उनके प्रति अडेप्ट हो सकते हैं अपनी लाइफ में। तो हेरिडिटी एक तरह का ऐसा चेंज है जो स्थिर है, यानी कि वो स्टैटिक है, उसको आप, वो डायनेमिक नहीं है, गतिशील नहीं है कि आप उसको अब ऐसा कर देंगे फिर ऐसा कर देंगे। वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जिनको आप मॉडिफाई कर सकते हो, पर आप हेरिडिटी को छेड़छाड़ नहीं कर सकते। प्राइमरी भी नहीं, सेकेंडरी भी नहीं, यहाँ पर हम कहेंगे स्टैटिक है, यानी कि वो स्थिर चीज है ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू पियाजे द माइंड हैज डिफरेंट स्ट्रक्चर्स विच हेल्प इन अडेप्टेशन टू एक्सपीरियंसेस, दिस इज कॉल्ड। तो पियाजे के अनुसार जो हमारा माइंड है उसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमें अडेप्टेशन में हेल्प करते हैं टू एक्सपीरियंसेस। तो जितने भी एक्सपीरियंसेस हमारे सामने आते हैं, जो भी मतलब हमारे सामने अनुभव आते हैं, उनको आप उनके अनुकूलन में हमारी हेल्प करते हैं। ये कौन से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं माइंड के, तो ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर जिस चीज़ के बारे में पूछा गया है ना, उसकी डेफिनेशन कहीं ना कहीं आपको चेंज मिल रही होगी, थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के शब्दों को यहाँ पर यूज़ किया गया। स्कीमा, इक्विलिब्रियम, एकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, स्कीम्स। स्कीमा या स्कीम्स कह लीजिए आप। तो स्कीम्स हम बना लेते हैं, जो स्कीमा हम डेवलप करते हैं, किसी भी चीज़ का स्कीमा है आपके दिमाग में, आप जो कुछ भी जानते हैं उसका स्कीमा जो है आपने कहीं ना कहीं देखा है, समझा है, तभी आपके दिमाग में वो डेवलप हो पाया है, वो ऑर्गेनाइज हो पाया है। तो ये स्कीमा जो है माइंड, आप मैप कह सकते हैं एक तरह से, कि माइंड की कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ माइंड कह सकते हैं आप इनको, क्योंकि हमारे दिमाग में जो भी चीज़ें हम देखते हैं, सुनते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, धीरे धीरे वो चीज़ें ना हमारे दिमाग में बैठ जाती है। फिर वैसा ही कुछ और एक्सपीरियंस आपके सामने आता है तो अडेप्ट कर जाते हैं बहुत जल्दी, तो ये स्कीमा होता है। उसके बाद इक्विलिब्रियम, एकोमोडेशन, एसिमिलेशन क्या है। तो देखिए अडेप्टेशन, जो यहाँ पर वर्ड है अडेप्टेशन, इसके दो पार्ट होते हैं, एकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन। एसिमिलेशन जब आप एग्जिस्टिंग स्कीम, यानी कि जो आपकी मौजूदा स्कीम है उसके अंदर ही जो है आप किसी नई चीज़ को देखते हैं तो उसी के साथ ही उसको एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ठीक है, पुरानी स्कीम से काम चल गया तो वो एसिमिलेशन हो गया। लेकिन जब पुरानी स्कीम से काम ना चले तो आप एकोमोडेट करते हैं, यानी कि आप उस स्कीम को बदलकर एक नई स्कीम डेवलप करते हैं, तो वो एकोमोडेशन होता है। ये दोनों ही चीज़ें अडेप्टेशन में हेल्प करती हैं। जब ये दोनों चीज़ें मतलब एसिमिलेशन हो गया, ठीक है, आपने फिट कर लिया है, तो इक्विलिब्रियम होता है। लेकिन अगर एसिमिलेशन नहीं हो पाया, यानी कि आपके दिमाग में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा, कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, उसके लिए आपकी सिचुएशन आएगी डिसइक्विलिब्रियम की, और उसको शांत करने के लिए, उसको फिर से इक्विलिब्रियम में लाने के लिए आप अकोमोडेशन करते हैं। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस चलता रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू डिफाइन सोशियो कल्चरल लर्निंग। आपको सोशियो कल्चरल लर्निंग को डिफाइन करना है, तो बताइए बेस्ट ऑप्शन इनमें से क्या होगा। स्टूडेंट लर्न्स द सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स ऑफ अदर्स। तो भाई सोशल कल्चरल लर्निंग ये कहती है कि एक बच्चा जो है अपने समाज के कल्चर के नॉर्म्स को याद करता है। ए लर्निंग प्रोसेस दैट चैलेंजेस स्टूडेंट्स टू लर्न अबाउट द कल्चर एंड सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ देयर पीयर्स। तो एक ऐसा लर्निंग प्रोसेस जो चैलेंज करता है बच्चों को ये जानने के लिए कि जाओ तुम अपने पीयर्स के कल्चर और सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड का पता करो। तो आपको लग ही रहा होगा ये तो बिल्कुल गलत है। द इम्पैक्ट दैट सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स हैव ऑन स्टूडेंट्स। वो इम्पैक्ट जो सोशल कल्चर नॉर्म्स का होता है बच्चों के ऊपर, वो होती है सोशल कल्चरल लर्निंग। और लास्ट है द आइडिया दैट स्टूडेंट्स एनवायरनमेंट प्लेज ए रोल इन हिज और हर लर्निंग। या फिर एक ऐसा विचार जो ये मानता है कि भाई बच्चे के एनवायरनमेंट का जो है उसकी लर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा।
फर्स्ट भी गलत होगा, अपने सोशल कल्चरल नॉर्म्स को पढ़ना सोशल कल्चरल लर्निंग नहीं होती है। और यहाँ पर थर्ड भी नहीं होगा कि भाई सोशल कल्चरल नॉर्म्स का इम्पैक्ट क्या होता है, ये नहीं होती है। सोशल कल्चरल लर्निंग होती है कि आपके जो सोसाइटी है, आपका सोशल एनवायरनमेंट, आपका कल्चरल एनवायरनमेंट आपकी लर्निंग को कितना फैसिलिटेट कर रहा है या कितना नुकसान दे रहा है ना। वैसे तो हम कहते हैं कि फैसिलिटेट ही करता है, यानी कि आसान बनाता है चीज़ों को, तो लर्निंग में हेल्प करने में इसका क्या रोल है वो होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन डज द लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस बिगिन इन चिल्ड्रन। तो लैंग्वेज लर्निंग का प्रोसेस कब बच्चों में शुरू होता है, भाषा सीखने की जो प्रक्रिया है वो कब स्टार्ट होती है। व्हेन हिज मिस्टेक इज रेक्टिफाइड, जब उसकी लैंग्वेज, यहाँ पर लैंग्वेज लर्निंग का मतलब सब कुछ है आपका, रीडिंग, राइटिंग, LSRW की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, LSRW की बात हो रही है। तो जब बच्चे की गलतियां ठीक कर दी जाती है तो वो लर्निंग प्रोसेस बिगिन हो जाता है लैंग्वेज का, जी नहीं। थ्रू लिसनिंग प्रोसेस से ही वो होता है। ऐसा भी नहीं है कि केवल मतलब लिसनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो आपका लैंग्वेज लर्निंग बिगिन हो गया। व्हेन दे आर कोग्निटिवली प्रिपेयर्ड एंड व्हेन टोल्ड, जब बताया जाता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग से सोचिए, यहाँ पर ये मत सोचिए कि लिसनिंग पहला टर्म है तो लो भाई लिसनिंग से स्टार्ट हो गया। यहाँ पे पूछा है कि बच्चे का प्रोसेस स्टार्ट कब होता है, एज ए होल आपसे पूछा गया है, पूरा आपको बताना है स्टार्टिंग से। तो जब बच्चा कॉग्निटिवली प्रिपेयर्ड हो जाता है तभी हम उसको सारी चीज़ें, स्किल जो है वो सिखाते हैं। यहाँ पर उस कंटेक्स्ट में क्वेश्चन आया हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, विच टाइप ऑफ नॉलेज वॉज नॉट प्रपोज बाय पियाजे। पियाजे के द्वारा कौन सी नॉलेज नहीं दी गई है। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है आपका DSSB एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, मतलब पूछा जा सकता है आपसे, KVS में भी पूछा जा सकता है। सोशल नॉलेज, मैथमेटिकल नॉलेज, फिजिकल नॉलेज या फिर लिंग्विस्टिक नॉलेज। तो देखिए जहाँ तक पियाजे की बात है तो पियाजे जो है वो बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी बातें करते हैं। वो लैंग्वेज पर अलग कुछ बात करते हैं, फिर वो सोशल एनवायरनमेंट की अलग बात करते हैं, फिर वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अलग बात करते हैं। लेकिन आपको थोड़ी चीज़ों को समझना पड़ेगा। पियाजे ने जो है वो 3 तरह की नॉलेज की बात की थी। पहली उन्होंने बात की थी सोशल नॉलेज की, फिर मैथमेटिकल नॉलेज की और फिजिकल नॉलेज की। लिंग्विस्टिक नॉलेज की उन्होंने बात नहीं की है कि कोई लिंग्विस्टिक नॉलेज नाम की चीज़ भी होती है। अब आप कहेंगे जी सोशल की बात नहीं की है पियाजे ने, तो आप केवल वर्ड्स में मत जाया करो, आप पूरे कंसेप्ट पे जाया करो। सोशल नॉलेज का मतलब यहाँ पर ये है जो नॉलेज हमें सोसाइटी से मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, आई नो कि आज मेरा बर्थडे, सपोज 1 जनवरी को मेरा बर्थडे है, मुझे पता है। मुझे क्यों पता है? क्योंकि मुझे मेरी मम्मी से, पापा से, इन सब से पता चला है। और ये हमारी सोशल नॉलेज है जो हमें अपने सोशल एनवायरनमेंट से पता चलती है, ठीक है। आपको पता है कि भाई फलाना की शादी 25 अप्रैल की है, ठीक है, किसी की भी शादी है। कैसे पता चला आपको? क्योंकि आपको सोसाइटी से पता चला, आपको अपने सोशल एनवायरनमेंट से, अपने कल्चरल एनवायरनमेंट से पता चला। तो ये होती है सोशल नॉलेज। यहाँ पे नॉलेज की बात है, सिर्फ जो ज्ञान आप कहीं से पा रहे हैं। ये नहीं बोल रहे हैं कि सोशल एनवायरनमेंट का बहुत रोल होता है, नहीं होता है, इसकी बात नहीं है यहाँ पर उन्होंने किस तरह की नॉलेज की बात की है। तो ये बात उन्होंने की थी कि ये इस तरह का जो सारा ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, फैक्चुअल नॉलेज हो गई, डेट्स याद हो गया, कैलेंडर, ये सब हमें सोसाइटी से मिलता है, तो सोशल नॉलेज है। फिर मैथमेटिकल नॉलेज, जहाँ पर हमारी रीजनिंग एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, ये सब मैथमेटिकल नॉलेज होती है। फिर फिजिकल नॉलेज, आप अपने वर्ल्ड के बारे में क्या जानते हैं, आपको पता है बादल, नदी, पहाड़, ये सब आपकी फिजिकल नॉलेज है, ठीक है, आपके घर की लोकेशन एंड ऑल, ठीक है। तो ये ABC इन तीनों की बात की है उन्होंने, बट उन्होंने डी लिंग्विस्टिक नॉलेज नाम की कोई भी चीज़ों की बात उन्होंने नहीं की है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है द स्टेज इन विच अ चाइल्ड बिगिंस टू थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स इज नोन एज। तो वो स्टेज जिसमें बच्चा जो है वो सोचना शुरू कर देता है बिल्कुल लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट्स के बारे में और इवेंट्स के बारे में, यानी कि ऑब्जेक्ट्स जो उसके सामने रखे हैं, इवेंट जो उसके आसपास हो रही हैं, जिनको देख रहा है, उसके बारे में लॉजिकली सोचना शुरू कर देते हैं। देखो लॉजिक आ जाता है, ठीक है, ना तो ये सेंसरी मोटर में आता है और ना ही आपका प्री ऑपरेशनल में लॉजिक आता है। प्री ऑपरेशनल में तो थिंकिंग इतनी ज़्यादा रिवर्सिबल नहीं हो पाती है, इतनी ज़्यादा मतलब डिसेंट्रिक नहीं हो पाती है, बहुत ही सेंट्रिक थिंकिंग होती है, ईगो सेंट्रिज्म होता है। यहाँ पर बच्चा आत्म केंद्रित होता है, दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं ले पाता है, तो लॉजिकली सोचना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। फिर सेंसरी मोटर की तो हम बात ही नहीं कर सकते, बहुत छोटे बच्चे की बात है। अब बात है फॉर्मल ऑपरेशन और कंक्रीट।
तो यहाँ पर लिखा गया है ऑब्जेक्ट और इवेंट के बारे में लॉजिकली है, यानी कि जो अगर ऑब्जेक्ट और इवेंट्स उसके सामने हो रही हैं वो वाली बात है बेसिकली। और यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। फॉर्मल ऑपरेशन नहीं होगा क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात यहाँ पर नहीं की गई है। यहाँ पर ये कहा है कि भाई ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स के बारे में वो बहुत ही लॉजिकली सोच लेता है। ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट्स बोलोगे तो उसके दिमाग में एक इमेज तो आती है ना कि उसने ये चीज़ देखी हुई है, इवेंट्स में भी यही है। यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात नहीं हो रही है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, what term did Bandura use to refer to the overall process of social learning? तो जितना भी सोशल लर्निंग का प्रोसेस है उसके लिए बेंडुरा ने एक टर्म यूज की थी, उस टर्म को क्या बोलते हैं? कंडीशनिंग बोलते हैं, मॉडलिंग बोलते हैं, वाइकेरियस रिइंफोर्समेंट बोलते हैं, या सेल्फ एफिशिएंसी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है कंडीशनिंग नहीं होगी क्योंकि ये सारे बिहेवियरिस्ट बोलते हैं। बेंडुरा वाज नॉट अ बिहेवियरिस्ट, वो स्टार्टिंग में बिहेवियरिस्ट थे, व्यवहारवादी थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी थ्योरी को सोशल कॉग्निटिव थ्योरी बोल दिया था और वो इन सब चीज़ों से, इमिटेशन वगैरह से थोड़े आगे बढ़कर सेल्फ एफिकेसी के बारे में बात करते हैं। सेल्फ एफिशिएंसी नहीं, सेल्फ एफिकेसी, ठीक है। तो ये नहीं होगा, यहाँ पर कंडीशनिंग भी नहीं होगा, यहाँ पर वाइकेरियस रिइंफोर्समेंट नहीं होगा, यहाँ पर होगा मॉडलिंग। वो कहते हैं जो बच्चा दूसरे को इमिटेट करके सीखता है ना, वो सब मॉडलिंग का पार्ट है। यानी कि उसने अपने मम्मी को देखा, पापा को देखा है, किसी को भी देखा, उनके बारे में उनकी हरकतों को नोट किया, फिर उसके बाद जो उसको अच्छी लगी उसने रिपीट की, इमिटेट की, वो मॉडलिंग का पार्ट है। अब बेंडुरा ने कहा था जैसे कि कंडीशनिंग और इन सब चीज़ों में जो बिहेवियरिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि भाई ठीक है, बच्चे में अपना दिमाग नहीं होता, आप जो सिखाओगे सीख लेगा। बेंडुरा ने इसको कॉन्ट्राडिक्ट किया और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चा मॉडलिंग किस ऑब्जेक्ट की करेगा, किस इवेंट की करेगा, ये डिपेंड करता है बच्चे के खुद के दिमाग पर। उसको लगता है कि इस चीज़ में मेरा फायदा है, इस चीज़ मुझे अच्छा लग रहा है, तो वो करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये मॉडलिंग इनकी थ्योरी का पार्ट है। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट 10th क्वेश्चन के ऊपर। विच स्टाइल ऑफ लर्निंग डज गार्डनिंग एड्रेस? तो इनमें से कौन सा स्टाइल जो है वो गार्डनिंग के बारे में है? जैसे गार्डनर की थ्योरी की बात हो रही है यहाँ पर, तो मतलब उनकी थ्योरी से रिलेट कर सकते हैं आप इसको। जो बागवानी है, आप वो सब्जी उगाना, पेड़ पौधे उगाना, ये सब जो चीज़ें हैं गार्डनिंग की चीज़ें हैं, तो कौन सा स्टाइल ऑफ लर्निंग है वो एड्रेस कर रहे हैं हम यहाँ पर। विजुअल लर्निंग स्टाइल है ये, ऑडिटरी है, एप्लीकेशन है, या काइनेस्थेटिक है? तो देखिए काइनेस्थेटिक थोड़ा सा बॉडी से रिलेटेड होता है, थोड़ा क्रियात्मक चीज़ों से रिलेटेड होता है, ये वही है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। विजुअल और ऑडिटरी सिर्फ काम नहीं चलेगा ना दोनों चीज़ों से। एप्लीकेशन किस चीज़ की एप्लीकेशन की यहाँ पर बात हो रही है, पर गार्डनिंग है, किसी का शौक भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रियात्मक शैली के अंदर आता है गार्डनिंग। सो गाइज, ये थे आपके 10 क्वेश्चन। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आए हों तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द जोरावर क्लासेस।